नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछला लेक्चर हमने बजट की अवधारणा में डाला था। उसमें मेरा सिर्फ उद्देश्य था बजट से संबंधित टर्मिनोलॉजी को आपको समझाना। आज ये जो लेक्चर है 2022-23 का जो बजट पेश किया गया है उसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं, और मैं इस लेक्चर में एमपीपीएससी जिस तरह से क्वेश्चंस पूछती है उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं बजट के मुख्य प्रावधानों को मैं आपके सामने लाया हूं जो पिछले दशक में जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने बिल्कुल बजट को कंसाइज करने की कोशिश की है ताकि आप इसको आराम से याद कर सकें। बहुत छोटा सा लेक्चर है, मुख्य मुख्य बिंदु को हम इसमें आज देख लेते हैं कि बजट जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है और ये दूसरा पेपरलेस बजट था, और इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान हैं हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। स्लाइड के माध्यम से हम देखें बजट 2022 के मुख्य बिंदु। तो जीडीपी में जो वृद्धि दर इस बार अनुमानित की गई है, जो आज हम इसमें चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, वो सब आने वाले समय के लिए है। यहाँ पे ये कहा गया है कि 9.2% की ग्रोथ जीडीपी में प्राप्त होगी। एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। जैसा कि आपको पता है पिछले 3 साल से कोरोना चल रहा था, अर्थव्यवस्था लगातार एकदम ढुलमुल अवस्था में चल रही थी, और ऐसे में अब सरकार को ये लग रहा है कि इस बार जो है इकोनॉमी में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 9.2% की ग्रोथ रखी गई है। जो बजट का आकार बनाया गया है 39.44 लाख करोड़ रखा गया है। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि बजट क्या होता है, तो टोटल आय, टोटल व्यय का अनुमानित आय व्यय का अनुमान है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या अनुमान लगाया है इन्होंने। राजस्व आय को जो है इन्होंने 22.4 लाख करोड़ रुपए रखा हुआ है। इतना अमाउंट इसको बजट को दिया गया है। और पूंजीगत आय को 17.4 लाख करोड़ रुपए रखा गया। इस तरह से हम देखें तो कुल योग जो है 39.44, मतलब 40 लाख करोड़ के आसपास जो है टोटल आमदनी एक्सपेक्ट की गई है। और व्यय भी हमारा, चूंकि बजट बनाते हैं तो आमदनी और व्यय दोनों बराबर बराबर को रखा गया है। राजस्व व्यय को हमने देखा 31.94 और पूंजीगत व्यय को हमने 7.5 लाख करोड़ रुपए रखा है। यहाँ पे इस व्यय को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये जो अमाउंट है पिछले वर्ष की अपेक्षा 35.5% की ग्रोथ इसमें की गई है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया था कि पूंजीगत व्यय से आधारभूत ढांचे का विकास होता है, और इस आधारभूत ढांचे का जब विकास होता है तो रोजगार का सृजन होता है। रोजगार का जब सृजन होता है तो अर्थव्यवस्था में मांग पैदा होती है, और अर्थव्यवस्था में जब मांग पैदा होती है तो उत्पादन बढ़ता है, और इसके कारण से पूरी अर्थव्यवस्था जो है उत्पादनशील हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा 7.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय को रखा गया है, और राजस्व व्यय जो है 31.94 लाख करोड़ रखा गया है। सबसे इसमें एक पहलू ये देखने वाली बात है कि भारत का जो राजस्व व्यय है लगातार बढ़ता गया है, और इस राजस्व व्यय का सबसे बड़ा व्यय क्या था इस बार ब्याज अदायगी थी। बहुत बड़ी रकम जो है हम अपना ब्याज अदायगी में बर्बाद करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि राजस्व व्यय की सबसे बड़ा व्यय क्या है, ब्याज अदायगी है। और पूंजीगत व्यय के प्रॉफिट क्या है, तो ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष जो है 35.4% जो है व्यय में, हमारे पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी की गई है। अब राजकोषीय घाटा को देख लेते हैं। कितना राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है 2022-23 में 6.4% अनुमानित है, जबकि पिछले वर्ष यही घाटा 6.9% है। मतलब ये बता रहा है कि जो आगामी वित्तीय वर्ष है इसमें सरकार को घाटा कम होगा, और सरकार जो है 6.4% तक इसको कम करने में अपना एक टारगेट रखी हुई है, जबकि पिछले वर्ष में राजकोषीय घाटा 6.9% था। राजकोषीय घाटा बताता क्या है? राजकोषीय घाटा हमको ये बताता है कि सरकार की जो कुल आमदनी है
वह और सरकार का जो कुल व्यय है उसके बीच में जितना बड़ा घाटा बढ़ता जाएगा, सरकार की आमदनी और व्यय के बीच का अंतर बढ़ता जाता है। अर्थात सरकार को अपने व्यय की पूर्ति करने के लिए उतनी राशि जो है बोरोइंग करनी पड़ेगी, उधार लेना पड़ेगा, इसकी बात बताता है ये। जबकि आप देखिए राजस्व घाटा हम लोगों ने इसमें 3.8% अनुमानित किया गया है, जबकि पिछली बार 4.7% था। मतलब इस बार हमने राजकोषीय घाटे में भी लगभग 0.9% की कमी रखी हुई है। कहने का तात्पर्य ये है कि अर्थव्यवस्था अच्छी बूम करेगी, टैक्स अच्छा आएगा, सरकार का ऐसा अनुमान है, और इसके कारण से यहाँ पर राजस्व घाटा में भी हमको कमी देखने को मिल रही है, जो टारगेट इन्होंने रखा हुआ है। प्राथमिक घाटा 2.6% है। प्राथमिक घाटा क्या होता है ये भी समझने की बात है। देखिए प्राथमिक घाटा मतलब ये होता है कि राजकोषीय घाटा जो होता है उसमें से जो अमाउंट ब्याज अदायगी की जा रही है उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो हमको प्राथमिक घाटा मिल जाता है। अगर इसका फॉर्मूला देखें हम प्राथमिक घाटा का, तो प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। जो ब्याज अदायगी में जा रहा है उसको माइनस करने के बाद जो घाटा बचेगा वो हमारा प्राथमिक घाटा है, और इसको हमने इस बार 2.6% रखा हुआ है। राजकोषीय घाटा किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए सरकार ने एक इसका दीर्घकालिक लक्ष्य रखा हुआ है और सोचा हुआ है कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को घटा करके 4.5% तक लाने की कोशिश की जाएगी। विनिवेश से कितना लक्ष्य रखा? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार ने विनिवेश से कितनी राशि इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। 65,000 करोड़ रुपए जो है सरकार ने विनिवेश से प्राप्त करना। विनिवेश मतलब सरकार अपनी संपत्ति का या तो कुछ हिस्सा या पूर्ण हिस्सा जब बेच देती है तो उसको हम विनिवेश कहते हैं। तो इसका भी याद रखिएगा, 65,000 करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए रखा हुआ है। अब इस बजट में कुछ चीज़ें और थी जो बताया गया। इस बार जीवन प्रत्याशा चर्चा हुई जिसमें बताया गया कि पुरुषों की जो आय है वो 67.5 वर्ष है। ध्यान रखिएगा 67.5 वर्ष है, जबकि महिलाओं की 69.8 वर्ष रखी गई है। कहने का तात्पर्य ये है, ये प्रतिशत गलत है। इसका मतलब क्या है कि महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा आयु है वह ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। 67.5 ये है और 69.8 इन महिलाओं की है। प्रति व्यक्ति आय को भी चर्चा की गई बजट में, जिसको 1.5 लाख रुपए बताया गया है। ये 1.5 लाख रुपए करंट प्राइस पर है, याद रखिएगा, चालू कीमत पर बताया गया है। बजट की जो मुख्य प्रावधान है इनको भी समझ लेते हैं हम कि 80 लाख इस बार घर प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो देश के गरीब परिवार हैं उनको 80 लाख लोगों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें दूसरी योजना चलाई गई, हर घर नल से जल, हर घर जल से नल योजना को लाया गया है, जिसमें कि 2023 तक लगभग 3.8 करोड़ घरों को नल के माध्यम से जल की उपलब्धता, ड्रिंकिंग वाटर की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का एक संकल्प लिया गया है। एक इसमें प्लानिंग की गई है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मतलब क्या होगा, जो सीमावर्ती गांव हैं भारत के, जो कि बॉर्डर पे बने हुए हैं, विभिन्न देशों के जो सीमाएं लगती हैं, वहाँ उन गांवों के विकास पर बल देना है। इसके बाद पर्वतमाला प्रोजेक्ट लाई गई है, याद रखिएगा। पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत रोपवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल जो है 60 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया गया। इस रोपवे के माध्यम से कहीं न कहीं एक तरह से पर्यटन को भी टारगेट रखा गया है, ताकि लोगों की पहुंच को सुगम्य बनाया जा सके और इसके माध्यम से आय में वृद्धि और नए रोजगार की भी वृद्धि होगी। 2022 को हम लोगों ने मिलेट वर्ष या ज्वार वर्ष के रूप में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी या यूपीएससी किसी भी एग्जाम में जाएंगे कि इस बजट में किस रूप में, तो मिलेट वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया है 2022 को। इसको भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए छोटे और मझोले उद्योगों के लिए सरकार ने क्या प्लान किया है। सरकार ने कहा है कि इनको बड़ा महत्व दिया गया है। इसका कारण है
ये जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, इनका रोजगार में, देश की जीडीपी में या देश की निर्यात में एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये इंडस्ट्री जो है, सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ संस्थागत वित्त की अनुपलब्धता, इनको एबिलिटी नहीं रहती है। सरकार ने इसी कमी को दूर करने की कोशिश की है और सरकार ने कहा है कि एक तो बजट में बताया गया कि इसका योगदान कितना है। बताया गया कि जीडीपी में जो मझोले और छोटे उद्योग हैं, इनका 30% तक योगदान करते हैं, निर्यात में 48% और 11 करोड़ से अधिक रोजगार इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। इनको और अधिक विकसित करने के लिए बहुत तरह के पोर्टल सरकार ने बना के रखे हुए थे और इनको सबको आपस में जोड़ दिया गया। उद्यम, ई श्रम, एनसीएस व असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा गया है। जो यहाँ पे छोटे उद्योग थे, उनके लिए एक ECLGS योजना, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से इनको अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जाने का संकल्प लिया गया है। आपको पता है, पिछले 3 साल से कोविड चल रहा है और इसके कारण से सभी इंडस्ट्रियां बहुत ज़्यादा वित्त की समस्याओं से घिरी हुई हैं और बंद होने की कगार में हैं। सरकार इनको ऐसे स्कीम के तहत ला रही है जहां पर इनको बहुत आसानी से ऋण सुविधा प्राप्त हो जाए होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पहलू में आते हैं, जो बजट पेश किया गया, इसमें सबसे ज़्यादा क्या क्या खर्च होगा। मैंने आपको बताया था कि इस बार बजट में सबसे ज़्यादा पैसा देखिए ब्याज पर खर्च किया गया है। इतना सारा पैसा इसमें खर्च करने की बात कही गई है। और इसके बाद जो है, ये डेटा को 5.25 करोड़ है, 5.25 लाख करोड़ रक्षा में खर्च करने की बात कही गई है। परिवहन का विकास जो है 3.51 लाख करोड़ परिवहन को दिया गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सार्वजनिक व्यय के 3 मदों की चर्चा कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। पहला इंटरेस्ट, दूसरा डिफेंस, तीसरा ट्रांसपोर्ट, IDT के नाम से इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा, और चौथा जो है स्टेट को ट्रांसफर करने के लिए जो अमाउंट दिया गया वो। शिक्षा के लिए 1.0 लाख करोड़ रखा गया है, जबकि स्वास्थ्य के लिए 0.86 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ये चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार PSC में पूछा गया है कि कौन सा जो खर्च हो रहा है भारत का, सबसे ज़्यादा किस पे खर्च किया जा रहा है, तो ब्याज अदायगी पर, इसके बाद रक्षा पर, इसके बाद परिवहन पर। अगर हम वित्त की प्राप्ति देखें, पैसा कहाँ से आएगा सरकार को, तो 35 पैसे हम उधार से ला रहे हैं, GST से 16 पैसे। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, सबसे बड़ा कर देने वाला कौन सा टैक्स है, तो GST है, जहाँ पे 16 पैसे हमको GST से प्राप्त हो रहा है। सेकंड जो है, ये फर्स्ट है, कारपोरेट टैक्स में 15 दशमलव कुछ अमाउंट है, और इसके बाद 15.20 पैसे आएंगे यहाँ पे, और आयकर में जो है 15 पैसे लगभग। ये तीसरा, ये 3 बड़े टैक्स हैं जहाँ से याद आएंगे। याद रखिएगा, GST फर्स्ट, कारपोरेट टैक्स सेकंड और इनकम टैक्स थर्ड। यहाँ से ये इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है और ये दोनों डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। यहाँ से पैसा आने का सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बताई गई है। उधार से हम 35 पैसे ले रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार को भी इस बार बेतवा व लिंक परियोजना के तहत एक अमाउंट 44,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और इसका बड़ा बेनिफिट होने वाला है। एक 9 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो पाएगी और यहाँ पे लगभग 135 मेगावाट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करने का लक्ष्य इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 135 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करने की बात यहाँ पे की गई है। RBI द्वारा डिजिटल रुपए को शुरू करने की बात कही गई है, जो कि 2023 तक शुरू होगा। ये क्रिप्टो करेंसी की तर्ज पर इसको शुरू किया जाएगा। ई-पासपोर्ट योजना को लाया जा रहा है। डिजिटल यूनिवर्सिटीज की स्थापना कराई जा रही है। सरकार का एक तरह से जो अब ये कहिए कि जो डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको प्रमोट किया रहा है। डिजिटल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। और आगामी 3 वर्षों तक वंदे मातरम रेलगाड़ी 3 साल में 400 नई। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि किस योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में 400 नई ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वंदे मातरम प्रोग्राम चलाया गया है। इस वंदे मातरम प्रोग्राम के माध्यम से 400 नई ट्रेन चलाने का लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ है।
स्वास्थ्य को लेकर के बड़े नए इनोवेटिव काम किए गए हैं, जैसे कि वर्तमान समय में कोरोना के कारण लोगों बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब हुए हैं, लोगों ने अपनी फैमिली को खोया है, लोगों ने अपने रोज़गार को खोया है, अपने बिजनेस को खोया है। ऐसे में सरकार उनकी काउंसलिंग करने के लिए कुछ प्रोग्राम को भी लेके यहाँ पे आई है, जिसके माध्यम से नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हम देख रहे हैं यहाँ पे शुरू किया गया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लाया गया है और महिलाओं तथा बच्चों को विकसित करने के लिए देखिए ये सब योजनाओं को याद रखिएगा, मेंस में बहुत काम आते हैं। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इन प्रोग्राम के माध्यम से महिलाओं तथा बच्चों को उनके विकास को सुनिश्चित किया गया है, उनके शारीरिक विकास को सुनिश्चित किया गया है, उनके एजुकेशन को ध्यान दिया गया है। तो आप देखिए पोषण, उनके न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा गया है। आगे चलते हैं अपन, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है। तो देखिए शिक्षा को और अधिक विकसित करने के लिए इस बार सरकार जो है डिजिटलीकरण पर बल दे रही है। इसके अंतर्गत डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसको आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीएम ई विद्या कार्यक्रम को चलाया गया है और पीएम ई विद्या कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने 1 क्लास 1 प्रोग्राम को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत 200 नए टीवी चैनल शुरू किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। ये ध्यान रखने की बात है शिक्षा को क्या क्या सरकार लाई, ये याद रखिएगा। पीएम ई विद्या योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और इसके तहत 1 क्लास 1 प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है। तो ये था हमारा मुख्य प्रावधान बजट का 2022-23 में। एमपीपीएससी को ध्यान में रख के हमने ये लेक्चर बनाया था। इसमें मैंने उन्हीं बिंदुओं को शामिल किया है जो आपसे एमपीपीएससी पूछ सकती है। आशा करता हूँ कि आप आज हमारे जो बजट के लेक्चर 2 दिन में हमने किया है, पार्ट A1, पार्ट 2, इन दोनों को सुनने के बाद आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।